समझना मेरी बात। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी ये थी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ था, फिर नेजल पैसेज आया था, नेजल, चैम्बर, पलट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसके बाद आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। पक्का? ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या था? क्या कर रही बहन? ट्रैकिया ना बेटा, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक रिंग थी, कंप्लीट की इनकम्प्लीट। अच्छा, रिंग होने का फायदा है कि ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, इनकम्प्लीट होने का फायदा है जब सांस खींचेंगे तो डायामीटर कम हो जाएगा। ज्यादा या कम? आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। वॉइस थोड़ी तेज है, स्लो कीजिए। आइए, हाँ चल तो अब क्या ऐसे चुप रहो? बरसात हो गई है, ठंडा लग रहा है। आओ सुनो हमारी बात, बड़ी प्यारी और सुंदर बात कहने जा रहा हूं। हमारे जो लंग्स रखे हैं, सभी लोग अपनी अपनी छाती फुलाएं, फुलाएं। अब दूसरा टास्क है छाती नहीं भूलनी चाहिए और सांस खींच के दिखाएं। हाथ रखो, छाती नहीं भूलनी चाहिए और सांस खींच के दिखाएं। क्या ये पॉसिबल है? आप कर पा रहे हो उसको? नहीं है। क्यों? ये आपको खुद नहीं पता कि क्यों नहीं है, लेकिन हाँ आप ये समझ गए हो कि सर छाती बगैर फुलाए हम जो है लंग्स में एयर नहीं भर पा रहे, अर्थात हम लंग्स को फुला नहीं पा रहे। मजेदार बात क्या है, चलो सब लोग अपने अपने लंग्स फुलाओ। छाती मत फुलाओ यार, लंग्स फुलाओ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपना लंग्स ना फुला सकते हैं ना पिचका सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, हम अपना लंग्स ना तो फुला सकते हैं ना तो पिचका सकते हैं। पक्का? तो सर फूल पिचक तो रहे बेटा ना, छाती फूल रही है, पीछे पीछे लंग्स अपने आप फूल रहे हैं। सर अपने आप कोई चीज कैसे हो सकती है? बेटा खेल बहुत गजब का है। असल में आपका ये जो पिंजड़ा है ये एयर टाइट पिंजड़ा है। सर एयर टाइट का मतलब क्या होता है? एयर टाइट का मतलब होता है कि बेटा ना उसमें हवा घुस सकती है, मैंने लंग्स की बात नहीं किया, लंग्स में तो हवा जा रही, और कितना लोगे, ले तो लिए पूरा, छोड़ भी दिया। लंग्स एयर टाइट नहीं बोल रहा हूं, सुनना, लंग्स एयर टाइट नहीं है, थोरैसिक चैम्बर एयर टाइट है। इसका मतलब इस कमरे में ना तो हवा जाती है ना तो हवा निकलती है, अर्थात लंग्स में जा रही है, लंग्स से निकल रही है, लेकिन लंग्स के चारों तरफ जो थोरैसिक चैम्बर है इसमें ना हवा जा रही है ना हवा निकल रही है। एयर टाइट होने का फायदा पता है क्या है? सभी लोग एक एक पेज फाड़ो, छोटा 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 छोटा, एक हमको भी दो। हो गया? अपना अपना मुंह करो, आपने अपने मुंह पे लगाओ। लगाए, लिपस्टिक नहीं छूटेगी। आओ लगा लिया। अब अपना मुंह ऐसे करो। क्या ये कागज अंदर की तरफ गया? अरे एयर टाइट तो करो। ये बताओ अभी एयर टाइट है? हवा जा रही और आ रही, समझ गए बात? अब ये क्या हो गया? अब मुंह पिचकाओ। जैसे आपका मुंह का शेप बन रहा है, जैसे आपके मुंह का शेप बन रहा है, कागज का शेप भी वैसा ही हो रहा है। बोलो यार, क्या ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ पाए या नहीं समझ पाए? सभी लोग अपने अपने हाथ पे यही काम करो, एयर टाइट करो और मुंह ऐसे, मुंह पिचकाओ, हाथ खिंच जाएगा। खींचा?
हम तो अपना हाथ ही रोक लिए। बोलो यार, एयर टाइट चैम्बर की क्या कहानी होती है, जैसे जैसे चैम्बर का शेप बदलेगा वैसे वैसे अंदर रखी हुई चीजों का भी क्या होगा, शेप बदलेगा। क्या ये बात समझ पाए? तो थोरैसिक चैम्बर एनाटॉमिकली अंदर से देखा जाए तो एयर टाइट चैम्बर है। इधर देखो, मान लो ये किसी चच्चा की छाती है, किसी चच्चा की छाती है, और ये है आपका डायाफ्राम। ये चैम्बर कैसा है? एयर टाइट। क्या लंग्स एयर टाइट होते हैं क्या? बोलते ही नहीं हो यार। थोरैसिक चैम्बर एयर टाइट है बच्चा। सामने यहां पर एक हड्डी होती है, ये जिस हड्डी को मैंने टच किया है, इस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। पक्का? मैंने आपको बताया था कि पीछे कितनी रीढ़ की हड्डियां हैं? 26। गर्दन वाली कहलाती है सर्वाइकल। बोलो 7 से 7, 7 से सर्वाइकल। और छाती वाली कहलाती थोरैसिक। ये क्या कहलाएंगी? थोरैसिक। पक्का? तो थोरैसिक चैम्बर को सामने से किसने बनाया? स्टर्नम ने। पीछे से रीढ़ की हड्डी कौन वाली? सर्वाइकल वाली की थोरैसिक वाली? पक्का? और अगल बगल से इस चैम्बर को कौन बना रहा है? रिब्स। अरे यहां पसलियां होती है ना, 12 इधर 12 इधर। पक्का? तो थोरैसिक चैम्बर वेंट्रल साइड से किसने बनाया? स्टर्नम। डोर्सल मतलब पीछे से किसने बनाया? थोरैसिक वर्टिब्री। लैटरल मतलब बगल बगल, बगल बगल किसने बनाया? रिब्स। और नीचे है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या गुंबद के आकार का होता है क्या? थोड़ा गुंबद याद है इसको, गुंबद के आकार का। फिर सुनना मेरी बात, ऐसे करो, सामने स्टर्नम, पीछे थोरैसिक वर्टिब्री। ये कहाँ भैया तुम्हारी वर्टिब्री? कहाँ हाथ लगा रहे हो? इधर पीछे थोरैसिक वर्टिब्री, ऐसे करना। और अगल बगल कौन सी? रिब। और नीचे कौन है? डायाफ्राम। पक्का? अगर थोरैसिक चैम्बर एयर टाइट है तो अगर आपका थोरैसिक चैम्बर बढ़ेगा तो पीछे पीछे लंग्स भी बढ़ेगा। थोरैसिक चैम्बर कम होगा तो पीछे पीछे लंग्स भी कम होंगे। एकदम क्लियर है ये बात? अच्छा ये बताओ, मान लो ये थोरैसिक चैम्बर है। अरे ये थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा या घटा? अंदर रखे हुए लंग्स भी बढ़ेंगे। पहले कौन बढ़ेगा? थोरैसिक चैम्बर। लंग्स आप फुला पिसका नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू नीड लंग हैव नो मसल। लंग के पास मसल नहीं होती है। मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जब लंग के पास, अकॉर्डिंग टू नीड बोल दे रहा हूं, सुन लो भाई पहले ही, अकॉर्डिंग टू नीड लंग्स हैव नो मसल्स। दैट्स वाई हम लंग्स को ना तो कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं ना तो रिलैक्स करा सकते हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर है? लंग्स को ना हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं ना तो लंग्स को हम रिलैक्स करा सकते हैं। समझिएगा मेरी बात। आप छाती फुलाते हैं, पीछे पीछे लंग्स अपने आप फूल जाते हैं। ऊपर मान लीजिए मेरा ये वाला हाथ, गौर से देखिएगा, ये वाला हाथ, इस पे फोकस करिएगा, थोरैसिक चैम्बर है। और ये वाला हाथ लंग्स है। पक्का? बताना सही है कि गलत? गलत? साथ साथ नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। पक्का? अरे भैया क्या एयर टाइट चैम्बर नहीं है क्या? है। लंग्स को भी तो फुलाओ। पता ये लास्ट वाला मैंने क्यों किया? छाती ऊपर नीचे हो रही है लेकिन लंग्स ऊपर नीचे नहीं हो रहा। इसका मतलब अब ये एयर टाइट नहीं है। मुंह पे कागज रख के उस पर छेद कर देना। अब कागज तुम चाहे मुंह चाहे जैसे करो, लेकिन कागज का शेप चेंज नहीं होगा। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। आओ, ऐसा तब होता है, आपने कई बार देखा होगा कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आती है, पूरी बॉडी एकदम टनाटन, बिल्कुल आदमी ऐसा लगता है कि बिल्कुल शादी का दूल्हा लगता है, एकदम मतलब एकदम क्लीन चीको लाइट। लेकिन उसके बाद भी, और आप देखते हैं उसको कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको लगता है अरे जिंदा है, जिंदा, अस्पताल ले चलो। जिंदा नहीं है चचा, गया। छाती ऊपर नीचे हो रही है, अंदर लंग्स ने धोखा दे दिया है।
क्योंकि होता क्या है, जब आप कार चलाते हो, कार चलाना कितने लोग को आता है? आप लोग में से किसी को नहीं आता? आप लोग में से किसी को नहीं आता? हाँ, नहीं आता? यहाँ लड़के जेट प्लेन चलाना सीख गए हैं, इधर देखो, इसीलिए मुंह भी इनका जेट प्लेन के मुंह की तरह है। अब सुनो मेरी बात, कार जो होती है, कार की जो स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग कभी देखा होगा, स्टीयरिंग समझते हो, जिससे कार भागती है, ऐसे ऐसे होता है। इधर इनकी स्टीयरिंग देखो कैसे हो रही है, इनकी स्टीयरिंग देखो ऐसे ऐसे। अरे आप सुनो, कार की जो स्टीयरिंग होती है वो ड्राइवर की लगभग छाती पे होती है, ठीक है, समझना। तो जो आपकी अच्छी कारें होती हैं उनमें एयर बैग होता है, नाम सुना होगा। एयर बैग इज़ वेरी एसेंशियल। आदमी 50,000 1 लाख बचाने के लिए सोचता है अरे ऐसे वाली ले लो यार, एयर बैग कहाँ एक्सीडेंट होता है। अरे मुन्ना, एयर बैग क्या होता है तुम सोच नहीं सकते हो। एयर बैग समझ लो, अगर एयर बैग खुल गए गाड़ी के तो समझ जाओ बच गए, तुम समझ जाओ बच गए। इसीलिए कहते हैं सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि अब बहुत सारी कारों में सिस्टम है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो एयर बैग नहीं खुलेगा। मतलब सोचो नियम कितना अच्छा बना दिया कि अब तो लगाओगे बेटा। और हम इतने बदतमीज हो चुके हैं कि सीट बेल्ट को पीछे से लगा देते हैं। तो एयर बैग जो होता है बेहद बेहद कीमती चीज़। मेरी इससे जान बच चुकी है, एक नहीं 2 बार एयर बैग ने ही बचाई, दोनों बार। और दोनों बार कार मैं नहीं चला रहा था, मेरा आज तक कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं अगर मैं कार चलाता हूँ, भगवान की दया से। तो जब बोलो साला उसी दिन हो जाता है। नहीं मैं बता रहा हूँ, कोई चला रहा होगा। अब भाई मोड़ पर 170 की स्पीड में मोड़ दोगे तो सीधी सी बात है कहाँ गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, नहीं। तो हुआ क्या, स्टीयरिंग क्या होती है, जो नॉन एयर बैग वाली गाड़ियाँ होती हैं, स्टीयरिंग जाकर लड़ती छाती पे, ठीक है। और जहाँ स्टीयरिंग छाती पे लड़ी, पसलियाँ टूटी, एयर टाइट चैम्बर खत्म। और जहाँ एयर टाइट चैम्बर खत्म तो छाती तो ऊपर नीचे हो रही है लेकिन लंग्स ऊपर नीचे नहीं होगा। क्या एकदम क्लियर है मेरी बात? समझ पाए हमारी बात? इसीलिए एयर बैग हमेशा नोटिस कीजिएगा, ड्राइवर जो होता है, जहाँ पे हॉर्न होता है, हॉर्न पी पी, उसी के ऊपर लिखा होता है एयर बैग। बोलो बेटा, एयर बैग वो रक्षा। देखो घर में कभी कोई कार खरीदे ना तो हमेशा उन्हें कह देना एयर बैग ज़रूर चलाएं। आपको पता है मेरा एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? पूछिए क्यों? क्योंकि मैं 10-1500 पर जाता ही नहीं, बहुत। और इससे ऊपर क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा कन्फर्म, मुझे पता है। मुझे अरे 100% हाईवे पे हमें कोई गाड़ी नहीं चलाने देता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। क्योंकि होता क्या है, 10-15 में क्या होता है, आप कंट्रोल में रहो। मेरी गाड़ी इतनी तेज़ चलती कि पैदल वाला मेरे बगल से निकल जाता है। हाई वक्त सही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। और सोचते सोचते कहाँ दिमाग, एक्सेलरेट करते ही नहीं, काम कहता है एक्सेलरेट, पैर हटा देते हैं, गाड़ी कितना ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ ले। तो भाई सीधी सी बात है, चलाते चलाते सोचते रहे, पता नहीं क्या सोच डाला और सामने पता चला किसी को उड़ा दिया, ठोक डाला। तो वही छाती पे जब स्टीयरिंग लड़ती है ना तो वो एयर टाइट चैम्बर खत्म हो जाता है। और जैसे एयर टाइट चैम्बर खत्म हुआ तो समझ जाइए छाती तो ऊपर नीचे होगी लेकिन लंग्स ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब मैं अंग्रेजी में कुछ बोलने जा रहा हूं। थोरेसिक चैम्बर इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। एनी चेंज इन आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, एनी चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा, विल बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट मतलब उसका असर देखना, एनी चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन पल्मोनरी वॉल्यूम। अर्थात थोरेसिक वॉल्यूम का कोई भी परिवर्तन, चाहे बढ़ना चाहे घटना, किस पर दिखेगा उसका असर? लंग्स के वॉल्यूम का। तो पहले थोरेसिक बढ़ाओगे कि लंग्स बढ़ाओगे? थोरेसिक। चलो आज बच्चों मैं आपको सिखाता हूं सांस लेने का तरीका। खींचो, एयर इन गई कि आउट? अच्छा आप नोटिस करते हो मैं लिखता बहुत कम हूं ना, पूछो क्यों? क्योंकि मुझे दिमाग में लिखने की आदत है, समझ पाए, मुंह पे नहीं। हाँ तो क्या कहते हैं, खींचो, सांस खींचो।
कि आउट, इन गई कि एग्जिट, इन हुई कि एग्जिट हुई, इंस्पायरेशन। ये क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन। सांस का अंदर जाना इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। छोड़ो, दिस इज एक्सपायरेशन। ये हुआ एक ब्रीदिंग। वन ब्रीदिंग में कितना इंस्पायरेशन हुआ? एक बार सांस लेकर और एक बार सांस छोड़ना, इस कॉल्ड कितना ब्रीदिंग? वन ब्रीदिंग। हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो बताइए कितनी बार इंस्पायरेशन करते हैं? बोलते ही नहीं हो यार। 12 बार सांस लेते हैं, 12 बार सांस छोड़ते हैं, मतलब टोटल ब्रीदिंग कितनी हुई बहन? बोलो भाई, टोटल ब्रीदिंग कितनी हुई? 12। अरे 12 बार इंस्पायरेशन, 12 बार एक्सपायरेशन। संसार की सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ भागती, भाई विज्ञान का नियम है। अच्छा ईमानदारी से, स्कूल में ये नियम कितने लोगों को नहीं पता था? कितने लोगों को ये नियम नहीं पता था स्कूल टाइम पे कि संसार की सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की, मतलब ये एकदम क्लियर कट नियम नहीं पता था कि ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ बढ़ती? कितने लोगों को पता था? पता, ठीक। सोचिए, इस नियम के बगैर साइंस चल ही नहीं पाएगी, और हमें स्कूल में बात सिखाई ही नहीं गई। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। तुम इधर देखो, रोशनी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही है, आवाज अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही है। कल से बात हुई थी, सूर्य से रोशनी धरती पर क्यों आती है? क्योंकि ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। बोलो, खूबसूरती। अरे बोल दिया करो यार भाई, हम इसीलिए अपने आप को खूबसूरत, गोरा, लंबा बोलते हैं, ताकि क्या पता 24 घंटे में कब सरस्वती विद्यमान हो और गधा पहलवान बन जाए। अब सुनो हमारी बात, तो चीजें अपनी हमेशा ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ बढ़ेंगी, ये बात कभी मत भूलिएगा। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बिजली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो कैसा चीजें कभी कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की तरफ नहीं जा सकती? जा सकती है, लेकिन वो अपने आप नहीं जाएंगी भैया, उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी ताकत। हाँ, अब मान लो एक बच्चा अंदर आ रहा है, और मैंने आपसे कह दिया आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पूरा भीड़ निकला, वो एक बच्चा अंदर आ पाएगा? वो ठेल ठाल के तुम लोग पता नहीं कहाँ हॉस्टल फेंक दोगे उसको, बोलो। लेकिन अगर मैं पीछे खड़ा हूं, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, तो क्या तुम लोग धक्का दे पाओगे? बेटा मैं आंखों का फोर्स लगाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, चलो अंदर, ऐसे बोलेंगे, हाँ तब नहीं। अच्छा, तो जब आपको चीजें लो टू हाई भेजनी होगी, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। नेचर्स कॉल है, प्रकृति का नियम है कि चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अपने आप फ्लो करेंगे, बोल की तरफ। नदी में कभी पानी बहता हुआ देखा है? हाई टू लो, जिधर हाई प्रेशर होगा उधर से किधर, जिधर लो प्रेशर होगा। क्लियर है? आओ अब मेरी बात सुनो, आइए दिखाते हैं कुछ आपको सुंदर सी चीज। सुंदर सी चीज देखिएगा, सीखते चले जाओगे, बस सुनते जाओ मेरी बात। देखो, मान लो ये किसी इंसान के लंग्स हैं, ठीक? क्या हो गया भैया? ये किसी इंसान के लंग्स हैं। बाहर हवा, हवा में कोई वजन होता हो? अरे हवा का कोई वजन होगा? हवा का वजन होगा? हवा का वजन होगा? बिल्कुल होगा यार। जिस चीज का मास है, सीधी सी बात है, उसका कुछ ना कुछ तो वेट आएगा यार। W = mg। यहां से 1600 किलोमीटर तक हवा है। 1600 किलोमीटर की बात कर रहे हैं भाई जी, हल्के में मत लेना। 1600 किलोमीटर तक आपकी क्या है यहां से हवा। उतना वजन आपके ऊपर लगातार लग रहा है, और उस प्रेशर को बोलते हैं 1 ATM। सर ये कितना प्रेशर है? बेटा 1 ATM से 2 ATM हो जाएगा ना, तुम्हें एहसास हो जाएगा भयानक प्रेशर का। तुम्हें लगेगा तुम्हारी छाती होती सब एकदम ऐसे पचक जा रही है। सर 2 क्या हम 20 झेल लेंगे? 20? टाइटन भूल गए क्या? टाइटन पनडुब्बी भूल गए क्या? प्रेशर का ही तो लफड़ा हुआ था, टाइटन इम्प्लोड कर गया था ना।
एक्सप्लोड कहाँ किया था? क्या किया था? इम्प्लोड। टाइटन क्यों फुस हो गया? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा था? पानी का प्रेशर। वैसे ही हवा का हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। प्लीज सुनिएगा मेरी बात। हवा का जो प्रेशर लगता है उसे हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में 1 atm कह के पुकारते हैं, और mmHg में 760 mmHg, 760 mmHg। मान लीजिए लंग्स के अंदर का प्रेशर 759 हो गया, बताइए कहां का प्रेशर ज्यादा? हाँ, बाहर का प्रेशर ज्यादा। किसकी तुलना में? अंदर की तुलना में। अच्छा सुनो मेरी बात। इंट्रा मतलब? पल्मोन मतलब? लंग्स के अंदर का प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोन मतलब लंग्स। पक्का? अब मेरा मानना है बाहर प्रेशर ज्यादा और चीजें हमेशा जाती हैं अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। इंस्पायरेशन होगा कि एक्सपायरेशन? इंस्पायरेशन। क्लियर हो तो हाँ बोल दो, क्लियर हो तो हाँ बोल दो। कितनी सरलता से सिखा रहा हूं हर चीज, देखते जाओ। अब मान लो अंदर का प्रेशर हो गया 761। अब बताओ अंदर का प्रेशर ज्यादा कि बाहर का? तो अब क्या होगा? एक्सपायरेशन। एकदम क्लियर है? बोलो। अगर क्लियर है तो बेटिया चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हमारी बहनें बताएंगी। आ जाओ बेटा। अंदर का प्रेशर 760, बाहर का प्रेशर 759। तुम लोग एक्सपायरेशन की इंस्पायरेशन? ओह माय गॉड, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर रही है। इनकी फूक में इतना दम है। 762 खींच लिया हुआ, 758। मजाक चल रहा है क्या? बाहर के प्रेशर के साथ मत खेलो बहन। किसके साथ खेलना है? अंदर के प्रेशर के साथ। समझ पाए बात को? लड़कों आओ कुछ सिखाओ इन लोग को। बाहर का 758, लड़कों आंसर दो। अच्छा दो 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 दो। क्या होगा? एक्सपायरेशन की इंस्पायरेशन? एक्सपायरेशन, बिल्कुल सही, एक्सपायरेशन। क्योंकि इस समय हम लोग माउंटेन पे हैं तो बहुत सारी हवा नीचे ही रह गई। अरे यार, बहुत सारी हवा नीचे ही रह गई तो प्रेशर कम हो गया। What are you doing guys? Okay, आइए देखिए, बोर्ड की तरफ देखो। आओ। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कब क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब समझते हो? जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा। अरे वाह, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे आज भी याद है, ऑरेंज कलर की बुक थी मैथ्स की। तुम्हें भी याद है? हाँ? अच्छा इधर आओ, हम लोग साथ में क्लासमेट थे ना। कितने साल के रिपीटर हो भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो क्या होगा? एक्सपायरेशन। आपको एक बड़ी सुंदर बात बोलूंगा, जिंदगी में मत भूलिएगा। ये क्या है? हाँ, वन है। देखने का नजरिया है, कुछ एक बता रहे हैं, कुछ उंगली बता रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बस समझना मेरी बात। आपको पता मैथ्स क्यों नहीं पसंद थी? जिसको मैथ पसंद होती है बायो कभी नहीं लेता। ये 100% जान लो तुम, बहुत अच्छे से जान लो। जिसको मैथ्स पसंद होती है ना वो कभी बायो नहीं लेगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, अनलेस वो मुझसे ना पढ़ाओ। तो पूछो क्यों? क्योंकि मैथ वालों को अगर तुमने इंट्रा का मतलब नहीं बताया कि इंट्रा मतलब अंदर, वो खिसिया जाएंगे। ये क्या है? इंट्रा मतलब क्या है? भाई वाले कहते हैं अरे रट ले यार। तो मैथ वालों को, क्योंकि मैथ इसलिए ज़्यादा क्लियर होती है क्योंकि मैथ्स जो है वो नंबर्स का मैजिक है।
आपका ब्रेन थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई होने लगता है। जिस दिन आपका ब्रेन नंबर को समझ जाएगा ना कि नंबर का खेल है क्या, आपको फिजिक्स बहुत मज़ा आएगी, बहुत मतलब बहुत मज़ा आएगी। अब एक बड़ी बुरी बात बताऊं तुम्हें, सुनोगे? कल मैं डर गया, पूछो कैसे। मैं कुछ दिन पहले मजाक में बोलता था कि सोच रहा हूँ आईआईटी वालों को के लिए एक यूट्यूब पे वीडियो बना दूँ कि बेटा आप लोग मेडिकल की तैयारी करो, आप कर सकते हो, है ना, आपके लिए बहुत आसान है। और कल मेरे पास इंदौर से एक फ़ोन आ गया, वेदांश करके कोई बच्चा था, कह रहा सर आईआईटी एडवांस में 6000, उसी का फ़ोन भी आ रहा था, आईआईटी एडवांस में सर मेरी 6000 रैंक। तो मैं कह बधाई हो यार, एडवांस क्रैक कर दिया। एडवांस मतलब पापा। तो कहता है कि सर वो वीडियो लेक्चर्स देखे आपके, सर मज़ा आ गया, ये वो सर, बस ऐसे कॉन्सेप्चुलाइज बायोलॉजी हमें पसंद है सर। तो हमने कहा आप क्या कर रहे हो? कह रहे सर मेडिकल तैयारी, हमको एक गई भैंस पानी में, बड़ा कंपटीशन। मैं बोलता था मजाक में, अब मजाक नहीं सीरियसली, ये लोग इधर क्यों मूव करना चाह रहे हैं मालूम? वो जो क्यों, पैसा बहुत है मेडिकल में, उधर अब पैसा नहीं है ज़्यादा, उधर स्कोप हो गया बहुत कम। अब सोच रहा हूँ वीडियो बना लूँ जिसमें आईआईटी वालों को प्रमोट करूँ कि कम फॉर मेडिकल। हमने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री, कह रहा हाँ सर 20-25 मिनट न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। मैं कितने दिन सर? 50 कितने 20 मिनट में 50 मिनट। फिर एक और फोन आया, सेम केस, सेम मतलब सेम केस। कहते थे, मैंने कहा न्यूमेरिकल कितने? कह रहे नहीं इस वजह से वैसे रात में वो लास्ट में देख लेंगे सर, 1 महीने में। देखा सर कुछ नहीं था। मैंने कहा कुछ नहीं था। मैंने कहा बायो में पढ़ा दूंगा, फिर इसके वजह तुम्हारी है ही, तो फिर दिक्कत किस बात की? दिक्कत किसको होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पूछिए क्यों? आपको उतनी फिजिक्स सीखनी ही नहीं, आप उन्होंने ज़्यादा सीखी, उनकी गलती। लॉजिकल बात, आपको जितनी सीखनी आप सीख के आप भी 720 मार दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बोलो भैया। अब सुनो मेरी बात, तो किसी भी चीज़ के 2 एंगल होते हैं, दूसरा वाला एंगल पकड़ो और खुद को रिलैक्स करो। अब सुनो मेरी बात, तो मैथ्स नंबरों का खेल है। जब भी हमसे एग्ज़ाम में बोलता था, मैथ्स के एग्ज़ाम में, कि 4 बनाना है या 4 कार है, तो हमारा कार पे भी फोकस होता था। हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, 4 कार है, हम इमेजिन करते हैं 4 कार है। अबे मैथ्स है, 4 कार हो, 4 बनाना हो, 4 स्टाइलर हो, 4 कैमरा हो। वो नंबर्स का खेल है, ऑब्जेक्ट्स का खेल नहीं है। मैथ्स को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते हैं, मैथ्स नंबर से खेली जाती है। नहीं समझे आप हमारी बात? ईमानदारी से हमारा फोकस बनाना, अंकल आंटी और ये 4 लड़के 3 लड़कियां एक क्लासरूम में बैठे, इस टाइप से, तो हमारा सब पे फोकस रहता था। और हम उसे ऑब्जेक्ट, 4 बॉल है, 4 बैट है, तो बैट पे भी हमारा फोकस होता था, 4 बल्ले हैं। अरे भाई 4 कुछ भी हो, 4 बल्ले नहीं, 4 बल्ले बल्ले हो, क्या फर्क पड़ता है? समझो मेरी बात। उसी प्रकार यहां पर देखिएगा, मैं आपको बड़ी सुंदर बात बोलूंगा कि मैथ ने ऑब्जेक्ट्स को गिनने का तरीका बताया है। ठीक है, अगर ये सिंबल है मतलब वो चीज़ 1 है, ये सिंबल है वो चीज़ 2 है, ये सिंबल है वो चीज़ 3 है। ठीक है, ये +3 है कि माइनस? प्लस, क्योंकि माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मजेदार बात सुनिए, एक बार आप 0 को एग्जिस्ट करा लो, 0 मतलब कुछ नहीं, चलो मान लिया, ठीक, लेकिन माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। किसी के पास -10 रुपए का नोट पड़ा है, इस पे गांधी जी बने हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, -10 का नोट है, बताओ यार। -500 का नहीं, खड़े हो, मैं दिखाता हूं। इनके पास 1000 रुपए, मेरे पास 990, मैं इनसे कितना माइनस हुआ? मैं इनसे -10 हूं ना, लेकिन -10 क्या है? तुलना है। माइनस जस्ट हमें कंपैरेटिव स्टडी कराता है, क्योंकि माइनस कुछ होता ही नहीं। भाई मैं इनसे -10 रुपए हूं, सर आप -10 रुपए हो, वो -10 रुपए दिखा दो सर। अरे दिखाएं कैसे यार? वो तो क्या है? तुलना। नहीं समझ पाए बात को? एकदम क्लियर है वाली बात? बोलो भैया। माइनस जो आप बोलते हो ना, फोर्स नेगेटिव, अबे पागल हो गए हो क्या? फोर्स कब नेगेटिव में होगा? प्रेशर कैसे नेगेटिव में हो जाएगा? नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। नेगेटिव बस बताता है कि कंपेयर, 2 चीजों के बीच में क्या? तुलना। बड़ी खूबसूरत बात मैंने बोली, मैथ में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव जस्ट टेल अस कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खड़े हो, ओए साबू खड़ो, हाँ
ये साबू में चाचा चौधरी दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुम कहाँ पैदा हुए थे साबू? जुपिटर पे। अरे साबू जुपिटर का था ना? अच्छा अच्छा, नहीं मैं कहीं और सोचा, मैं सोचा मॉल में। हाइट कितनी है आपकी? 6A, मेरी 6'2" है। तो ये बताइएगा मैं इनसे, ये मुझसे कितना नेगेटिव है? -1। दिखाओ सर, कहाँ है -1 कम? अरे भाई वो क्या है? तुलना। उसी प्रकार प्रेशर कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो सर आपने क्यों लिखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है? अबे कम है वो तो लिखूंगा ही, वो एक आपस में क्या है? तुलना। तो यहां पर आईपीपी को मैं नेगेटिव बोलूं कि पॉजिटिव? नेगेटिव। अरे यार कोई चीज कम है तो उसके लिए क्या सिंबल बोलोगे? नेगेटिव। अगर बाहर और अंदर में प्रेशर का अंतर नहीं हुआ तो क्या सांस अंदर बाहर होगी? बोलो यार। अगर अंदर प्रेशर कम, इंस्पायरेशन, अंदर प्रेशर ज्यादा, एक्सपायरेशन। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। अब सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। बोलो सर नमस्ते। हाथ नमस्ते कर। अरे सीट पे कहाँ खड़े हो गए भाई? बोलो सर नमस्ते। अब दोनों हाथों को ऐसे फंसाओ, ऐसे गुंबद बनाओ। गुंबद बना लिया और यहां लगाओ। बोलो डोम शेप डायाफ्राम। पक्का? बेटा आप समझना, अगर मैं इस अक्ष की बात करूं, इस एक्सिस की बात करूं, देख लो पहले किसकी बात कर रहा हूं। इस कोई स्केल है? स्केल है? स्केल है? कैस्केड रिएक्शन चलाओ। कैस्केड रिएक्शन पता है ना? कौन सी रिएक्शन होती है? चेन रिएक्शन। अगर मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, ये थोरैसिक चैम्बर है, मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, इस एक्सिस की, ठीक? तो ये डॉर्सो वेंट्रल नहीं हुई, ये एक्सिस कहलाएगी एंटीरियो। एंटीरियो मतलब ऊपर, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। ये होगी, बोलो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, पहले ये बात समझ जाओ अच्छे से। ये एक्सिस क्या कहलाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और अगर मैं ऐसे देखूं, इस एक्सिस को देखूं, तो वेंट्रल मतलब सामने, डॉर्सल मतलब पीछे। बोलो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। बोलते ही नहीं हो यार। सभी लोग अपनी अपनी छाती ऐसे पकड़ो। और अब बेटा हम लोग का काम है छाती फुलाएंगे। तो बताओ डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ी या घटी? ये फील आ गया? नहीं समझे बात को? ये क्या कहलाएगी? डॉर्सो वेंट्रल। ए आशीष सर का तो डॉर्सो वेंट्रला एक्सिस होगा ना यार। ब्रीदिंग उन्हें पढ़ाना चाहिए, मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। एक बार सांस भरेंगे भाई साहब, सारी एक्सिस क्लियर हो जाएगी। तो ये बेटा एक्सिस होगी डॉर्सो वेंट्रल और ये होगी एंटीरियो पोस्टीरियर। अब बोलिए सर नमस्ते। दोनों हाथ को फंसाओ, यहां पर लगाओ। लगा लिया? बोलो डोम शेप डायाफ्राम। इसको जूम कर दीजिएगा। डोम के टॉप पॉइंट को देखो, तुम्हारी शर्ट में कहां पे है? मन से देखो, देखो लड़को, देख लिया? अब डायाफ्राम इस समय रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट कराओ। अरे कहां ले भैया, वहीं रखो। क्या एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पहले से बढ़ी? बोलो यार, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पक्का एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ी कि डॉर्सो वेंट्रल बढ़ी? एंटीरियो पोस्टीरियर। किसने बढ़ाया? डायाफ्राम। पहले बताओ ये क्लियर है? ऐसे करो अब मेरे साथ, हमें बाबा रामदेव।
कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। एंटीरियो पोस्टीरियर की डोर्सोवेंट्रल, एंटीरियो पोस्टीरियर, एकदम क्लियर है वाली बात। अब मेरी अगली बात सुनना, एंटीरियो पोस्टीरियर थोरेसिक चैम्बर बढ़ रहा है। अब बेटा सभी लोग अपने अपने हाथ में एक पेन लो, पेन लो, ऐसे फंसाओ, फंसा लोगे? ये पेन नहीं है, ये कहाँ फंसाए हो भैया? ये बेटा चश्मा नहीं लगाए हैं, सेकंड रो पे आगे सब गायब है। आपने इसे लगा लिया, वो स्टर्नम और उंगलियों को मान लो रिब्स, मान लोगे? बेटा कॉस्टी का मतलब होता है रिब्स, कॉस्टी लिखो, COAS, कॉस्टी का मतलब रिब्स, कॉस्टी का मतलब रिब्स। अकेले खड़ी रहोगी क्या? कॉस्टी का मतलब रिब्स। बेटा इंटर का मतलब बीच में, ये सामने वाली हड्डी क्या हो गई आपकी? स्टर्नम। पक्का? आज समझे टाई यहां क्यों पहनते हैं, वरना हम तो बेल्ट पे पहनते। पीछे कौन सी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी। जनरल डायग्राम बना रहा हूं, जब लोकोमोशन आएगा तो क्लियर डायग्राम बनाऊंगा। सर ये आप डॉट 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 क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों कर रहे हैं? पीछे से आइए, ठीक। ये रिब्स आपकी आई, आगे जाके जुड़ गई। ये रिब्स आपकी आई, आगे जाकर जुड़ गई। थोड़ा और चौड़ा करो भैया, छाती बेडोल हो गई है। ये आपकी अगली रिब्स आई, आगे जाकर जुड़ गई। ये आपकी अगली रिब्स आई, आगे जाकर जुड़ गई। दो रिब्स के बीच में, क्या बोला बेटा? दो रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में मसल्स का पट्टा पाया जाता है। जस्ट अ सेकेंड। दो रिब्स के बीच में मसल्स का पट्टा पाया जाता है। दो रिब्स के बीच में मसल्स का पट्टा पाया जाता है। दिख रहा है? बताओ इस मसल के पट्टे का नाम क्या रख सकते हैं? इंटर का मतलब बीच में, इंटर का मतलब बीच में, कॉस्टी मतलब रिब्स। तो इस मसल के पट्टे का नाम बच्चों ने रख दिया इंटर कॉस्टल मसल्स। अगर बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक परत हटाओगे, क्या बोला? एक परत हटाओगे तो अंदर एक और परत मिलेगी आपको मसल की, तो उसे क्या बोलोगे? इंटरनल। बाहर वाली एक्सटर्नल, अंदर वाली इंटरनल। अरे यार, कभी अमावट खाया? अमावट, अमावट ही नहीं जानते? अरे जो आम का बनता है, भाई सब मुंह भी है तुम्हारा। अमावट में लेयर बाई लेयर उतरती है ना यार, उसी प्रकार एक लेयर हटाओगे तो नीचे एक और लेयर है। बाहर वाली को क्या बोला? एक्सटर्नल। अंदर वाली को क्या बोला? इंटरनल। बताओ भैया। अब मेरी बात सुनिएगा, मुझसे मत पूछिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, बस मैं बोल रहा हूं, मत पूछो। पूछो। ब्रीदिंग में आपके यहां सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल पढ़ाई जाएगी, इंटरनल से आपको कोई मतलब नहीं है। ब्रीदिंग में आपको सिर्फ एक ही मसल पढ़ाई जाएगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, बाहर वाली। अंदर वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। खड़े हो। फंसाओ पेन।
सांस लो। इतना तो सर नहीं आया, पर थोड़ा सा क्या, थोड़ा दिखावटी भी है ना, और आशीष सर होते तो दिखता। थोरेसिक चैम्बर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दोबारा। इतना छाती नहीं जा रही जितना आप घसीटे जा रहे हो, समझो बेटा, और भी वजह है। थोरेसिक चैम्बर बढ़ा, एंटीरियो पोस्टीरियर की डोर्सो वेंट्रल, हाँ, और डायाफ्राम में कैसे बढ़ाया था? एंटीरियो पोस्टीरियर। ये कहाँ हुआ? अरे भैया हाथ नीचे ले जाओ ऐसे। तो कहाँ मुंह, क्या मतलब लंग्स क्या ब्रेन में रखे हुए जो यहाँ पर तुम डायाफ्राम बना, यहाँ रख, अब ऐसे करो, अब मेरे साथ करते रहो। ये कौन सा डायाफ्राम है? एक बार दिखा दे रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे। अरे सर में हाथ रख लो, अच्छा अब बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ लगा दो, अब सांस खींचो, बोलो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, सांस अंदर, यहाँ तक समझ गए? अगर बहुत सारी पिक्चरों में जहाँ पर दौड़ा भागी का खेल चल रहा होता है, जैसे भाग मिल्खा भाग, आपने देखा होगा, वहाँ पर मिल्खा सिंह जी है, जब दौड़ के रुकते हैं तो छाती ऊपर ही नहीं आती है, आप नोटिस करना, आगे जाकर थोड़ी ऊपर आती है, ऐसे आती है हमारी छाती। छाती हमारी ऐसे नहीं होती ना, बोलो भैया, अरे धक धक करने लगा, आगे ही नहीं आती बल्कि थोड़ा बेटा ऊपर भी जाती है। क्लियर है? तो स्टर्नम लिफ्ट अप होगी। कौन करा रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर आएगी। सिर्फ लिफ्ट अप होगा, बोलो बेटा, सिर्फ लिफ्ट अप होगा कि लिफ्ट अप के साथ साथ थोड़ा ऊपर, आपके साथ साथ थोड़ा ऊपर। एकदम क्लियर है बात? क्लियर है तो यहाँ बोलना है। सर अगर इंटरकॉस्टल हटा दे तो रिब्स कभी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि आप हड्डियाँ नहीं हिला सकते हो, आप मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हो, हड्डियाँ पीछे पीछे अपने आप मूवमेंट करती हैं। क्लियर है बात? तो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्टर्नम, रिब्स, ये सब लिफ्ट अप और थोड़ा ऊपर, बोलो भैया। और जब रिलैक्स करेंगे तो वापस पक्का खत्म, मैकेनिज्म खत्म। आइए बोर्ड की तरफ देखिए, आप सब सीख चुके हैं, सब आ गया आपको, आप जीनियस हो गए। क्या हो गए? आओ, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम। हाथ देखो, डायाफ्राम कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये जब नीचे गया था ना, डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, डायाफ्राम कैसे बढ़ा रहा है? एंटीरियो पोस्टीरियर, लिखो मत, पहले सुनो, ये बढ़ाएगा एंटीरियो पोस्टीरियर और ये बढ़ाएगा डोर्सो वेंट्रल। पक्का? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा ऊपर, तो पीछे पीछे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। और पल्मोनरी वॉल्यूम अगर बढ़ा
वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, तो वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, बोलो यार, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम, इंस्पायरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई है? ऊपर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ने रिब्स और स्टर्नम को क्या किया? ऊपर उठाया, पक्का ऊपर ही उठाया कि थोड़ा ऊपर भी ले गए, थोड़ा ऊपर भी ले गए, जिससे डोर्सोवेंट्रल में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, पीछे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का प्रेशर कम, प्रेशर कम, इंस्पायरेशन। बोलो यार, डायाफ्राम ने भी यही काम किया, वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन इससे कैसे बढ़ाया? डोर्सोवेंट्रल के एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। एकदम क्लियर है बात? पहले बताओ, ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया? एक इंसान है, आओ तुम आओ, आओ, तुम ही हमको बहुत अच्छे लगते हो, इधर मान लो इनकी छाती मैंने कस के पकड़ ली पूरी ताकत से, एहसास हो रहा? मान लो इनकी छाती पे मैंने कस के रुपट्टा बांध दिया, समझना रुपट्टा है या कुछ ऐसा है, स्टॉल है, अरे वाह, इधर मान लो तुम ही बांध दो यार, हमारे ही बांधो, बांधो जल्दी बांधो, ताकत से, पूरी ताकत से, जितना दम हो भाई, घर की और ताकत, ना ताकत से बांधो, एकदम ताकत से, और ताकत लगाओ, हाँ अब लगाओ। अब ये बताओ, इस समय क्या छाती ऊपर नीचे हो पाएगी? बताओ बताओ, इस समय लंग्स फूल पे रख पाएंगे? गलत। अब नहीं ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन सांस अंदर जा रही है। डायाफ्राम, अरे यार छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही है, डायाफ्राम तो ऊपर नीचे हो रहा है। अरे यार छोड़ो यार, वैसे दिक्कत है। हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन आया था कि अगर किसी इंसान, ये है किसका? अच्छा, जिसका भी होगा, मनी मन बहुत सुना रही होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था कि इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दो तो क्या इंसान सांस ले सकता है? हाँ, विद द हेल्प ऑफ डायाफ्राम। लेकिन क्या अब उतना थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा होगा? नहीं। तो क्या उतना सांस अंदर आ पाएगा? नहीं। तो ब्रीदिंग इफेक्ट होगी, लेकिन सांस वो इंसान डायाफ्राम की मदद से क्या करेगा? ले लेगा। क्लियर हो तो हाँ बोल, क्लियर हो तो हाँ बोल दो। बहुत तेज भागो तो थोड़ी देर बाद यहाँ दर्द होता है, एक अजीब सा करेरा वाला दर्द होता है ना, लगता है करकरा रहा है। बोलो भैया, अरे आओ, अरे आओ, तुमको आज कुत्ता दौड़ाएगा। शेर दौड़वाना चाहते हो? कुत्ता आओ। कौन दौड़ाए? शेर। शेर हम हैं। आओ, सुनो, ऐसे करो, सांस लेना जानते हो? खींचो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आ जाओ, ऐसे खड़ी हो जाओ। नॉर्मली सांस, ये मेरे हाथ को समझो एब्डोमिनल मसल है। कहाँ की मसल? एब्डोमिनल। पक्का? मेरे हाथ को समझो कौन सी मसल है? एब्डोमिनल। पता तुम्हें क्यों बुलाया? क्योंकि कुछ लोगों को देखकर फील होता है कि मैं ही इस समाज में ऐसा नहीं हूँ, मेरे जैसे भी हैं। आओ, अब मेरी बात सुनो, सांस लो, छोड़ो, कुत्ता दौड़ा लिया। अब सांस जल्दी जल्दी लोगे, धीरे धीरे जल्दी करो।
डायाफ्राम रिलैक्स कराने में एब्डोमिनल मसल क्या कर रही है? मदद। अरे यार, दोबारा चलो। क्या नॉर्मल ले रहा हूं। इसका मतलब इंटरकॉस्टल और डायाफ्राम के साथ अब और कौन काम कर रहा है? एब्डोमिनल। ये मत कह देना कि इमरजेंसी कंडीशन में सिर्फ एब्डोमिनल मसल काम करती है। एडिशनल एब्डोमिनल मसल वर्क्स, एडिशनल एब्डोमिनल मसल वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आओ बेटा, अब मेरी बात सुनो, इधर आओ। हम यहां तक सीख गए, अब हम आगे सीखेंगे। आपको पता है एक हेल्थ चेकअप होता है, लोग अपनी बॉडी का कराते हैं, है ना? मैं तो हर 3 महीने पे कराता हूँ। सर आपको कराना भी चाहिए। आप मानोगे नहीं, मेरी बॉडी में से कम आया तो विटामिन, सिर्फ विटामिन कम है, वो विटामिन डी। और विटामिन डी हर टीचर का कम होता है, हर टीचर का, क्योंकि दिन भर एसी में रहता है, दिन भर कोचिंग में रहता है, क्लास ऑफिस, रात में निकलेगा घर, थका हुआ होगा, ठीक है, रात में अपने काम निपटाएगा, उसके सुबह का लेक्चर तैयार करेगा, फिर सुबह सोएगा, फिर कब उठेगा? 10 बजे। 10 बजे उठेगा, सीधे कार में बैठा, कोचिंग, ऊपर चढ़ गया। ये है लाइफ। तो विटामिन डी तो कम होगा ही, क्योंकि विटामिन डी सनलाइट की मदद से बनता है ना। बोलो भैया, ये मत बोल देना सनलाइट में विटामिन डी होता वो घुसता है अंदर ना। विटामिन डी सनलाइट की मदद से। और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल, लंग्स नॉर्मल, लिवर नॉर्मल, सब नॉर्मल आई, A to Z, एब्सोल्यूट गजब की रिपोर्ट आई। तो उसका ये नहीं खासा ध्यान रहता है, ठीक है। जो चीज़ खुद को होती है ना, आदमी उस चीज़ से बेहद डरता है। एक मशीन थी, मुझे अभी भी पता है, मुझे उसी मशीन से सबसे ज़्यादा डर लगता है, भाई ये रिपोर्ट अच्छी आ जाए। स्पायरोमीटर। तो वो मुझसे, मेरे सामने एक पाइप था, कहते हैं सांस भर लो जितनी भर पाओ। मैंने भर लिया। कहते हैं लंग्स में ही भरनी है। मैंने कहा भाई भरी है। कहते हैं मुंह में लगाओ पाइप, हमने लगाया और फूंक दिया, तो उनमें ग्राफ बनने लगता है। वो मशीन ये रीड करती है कि आपका सांस छोड़ने का रिदम सही है या नहीं। जितनी सांस एक इंसान को छोड़नी चाहिए, लंग्स में पूरा भर के पूरी जब छोड़ोगे, आपके लंग्स की दम चेक हो रही है ना, कितना लंग्स सांस भर सकता है और कितना निकाल सकता है। तो उस दम को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। किससे बेटा? स्पायरोमीटर। अब जो अगला टॉपिक आने वाला है भाइयों बहनों, वो बेहद शानदार टॉपिक है और आपके लिए बेहद कंफ्यूजिंग। जब मैं स्वयं बायोलॉजी पढ़ रहा था, क्लास 11th में मेरे पास बायोलॉजी थी, 11th में थी, 11th में थी बायो थी मेरे पास। तो मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे आप में एक प्रॉब्लम है, आप थोड़ा जीनियस हैं तो आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मैं बहुत स्लो लर्नर था। स्लो लर्नर समझते हो? नहीं समझे? जो आराम से सीखते हैं, कोई टाइम की कोई परवाह नहीं, भाड़ में जाए टाइम, लेकिन जब खत्म होगा तो उस टॉपिक के हम बाप हैं, फिर आप हमसे बहस नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक पर, क्योंकि हम घुस जाते हैं फिर उस टॉपिक पे। कई बार ऐसा होता था, मैं एनसीईआरटी का एक दिन में 1 पेज पढ़ पाता था, 1 पेज, लेकिन फिर उस एक पेज का फिर हम धागा खोल देते थे, क्योंकि हमको पता है जल्दी पढ़ो और हाफ कंटेंट रखो, इससे अच्छा है आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं। अरे सर टेस्ट पेपर अगर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट है, दुनिया देती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरी औकात नहीं भी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। फाइनल एग्जाम में रेल दूंगा, ये कन्फर्म है। फाइनल एग्जाम में देख लेना किस में कितना है दम। ना कभी टेस्ट की टेंशन ली, जैसे स्कूल होते नहीं हाफ हाफ ईयरली तो झेल दिए थे। यूनिट टेस्ट कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। 0 मार्क्स है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आने दो। लेकिन जब आराम से आप पढ़ते हो ना, और एकदम आराम से इत्मीनान से, सबसे बड़ी गंदी आदत होती है, अब समय देखते हो, अरे यार 1 घंटा हो गया, अभी इतना ही पढ़ पाए। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, इतना तो जानते हो कि सर का दिमाग ठीक काम करता है। तो बेटा मैं एक दिन में 1 पेज खत्म कर पाता था, कई पेज के साथ ऐसा हुआ
तो मैं टाइडल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ रहा था, कसम से सुबह से बैठा था, स्कूल जाता ही नहीं था, सुबह से बैठा था, शाम हो गई थी भाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मैं बार बार भूल जाऊँ ये क्या है वो क्या है, हर चीज़ करके देख ली। मेरी माता जी वहाँ से गुजर रही थी, तो माता जी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, सुबह से इसी पन्ने पर अटके हो। तो मैंने कहा समझ नहीं आ रहा, ये कैपेसिटी वॉल्यूम सब क्या, सब मिक्स हो जा रहा है, पूरा पढ़ लिया समझ गया, जब लगता है हाँ आप समझ गए, फिर लगता है ये फिर कैसे हुआ था, ये वाला क्या था, तो सब मिक्स हो जा रहा है। तो माता जी ने मेरी दो बातें कही, उन्होंने कहा शब्दों को पकड़ो, क्या बोला, शब्दों को पकड़ो, कुछ शब्द पकड़वाऊंगा आपको भी, और इसके साथ साथ खुद पे करके देखो। जब खुद पे एक लाइन पढ़ो और करके देखो, तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। बहुत प्यारी लाइन थी भाई, 20 मिनट में सब खत्म। आप कभी पढ़ना ही नहीं पड़ता इस चीज को, खुद पे करके देख लिया ना यार। कहते जब भगवान ने 2-2 लंग्स दिए हुए, वो किस लिए दिए हुए, इस्तेमाल करो टॉपिक सीखने में। तो अब हम लोग इस टॉपिक को, टाइडल वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को हम लोग खुद पर करके देखेंगे, तभी समझ में आएगा। हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका सेम होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड करता है टॉपिक की नीड क्या है। आओ सिखाते हैं। 4 वॉल्यूम पढ़ने हैं आपको, 4 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम, 4। नाम है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी लिखिए मत, सब लिखा है बुक में, रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम पढ़ने हैं, ठीक है, समझिएगा। 1 2 3 4। इन्हीं को आपस में जोड़ जोड़कर, क्या बोला, इन्हीं को आपस में जोड़ जोड़कर, क्या बोला, इन्हीं को आपस में जोड़ जोड़कर हम बनाते हैं कैपेसिटीज। क्या बनाते हैं, कैपेसिटीज। कैपेसिटी वॉल्यूम कितने पढ़ने भैया, 4। कैपेसिटी गिनो कितने पढ़ने, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अभी तो बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, बाद में सब आसान लगेगा, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको कितनी पढ़नी है, 5। ठीक, समझना। कैपेसिटी का मतलब ही आप समझ रहे हो, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, जहां मैं तुम्हारी क्षमता का आंकलन करूं। खींचो कितनी सांस खींच सकते हो, खींचो कितनी सांस छोड़ सकते हो, यहां पर आपकी क्या बात हो रही है, कैपेसिटी की। ये 4 वॉल्यूम, अगर ये 4 सीख गए तो सब सीख जाओगे। अब ये सब बातें छोड़ो, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर हम लोग अपना खाता खुलाते हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं खुलाते हो, आप SBI में खुलवाओगे, कोटक महिंद्रा इंडसलैंड इसमें खिलाओगे, लेकिन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं खुला सकते हो। बेटा वो बैंकों का बैंक है, वहां से नोट निकलता है, नहीं समझो। जब बैंक को जरूरत होती है तो बैंक किससे मांगता है, रिजर्व बैंक से। मान लो ये आई और बिटिया हमसे आके कह रही है कि सर मेरी 10 लाख की, मेरा 10 लाख जमा कर दो बैंक में। तो बैंक के पास कितना पैसा हो गया, बोलो यार, 10 लाख। ये आई कहेंगी सर मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, लेकिन बैंक के पास कितना है, तो बचे 10 लाख वो रिजर्व बैंक से मांग लेगा कि सर आप हमें दे दो, हम आपको रिटर्न करेंगे। बोलो यार, ऐसे ही खेल चलता है भाई। बैंक में पैसा रोटेट होता है, कोई जमा करने आ रहा है तो कोई निकालने आ रहा है, और बड़ा लोन हुआ ऊपर से मांग लेंगे। तो रिजर्व बैंक कब काम करेगा, इमरजेंसी कंडीशन में कि नॉर्मल, इमरजेंसी। रिजर्व वर्ड लग गया मतलब इमरजेंसी आ गई, रिजर्व वर्ड आ गया मतलब इमरजेंसी आ गई। लड़के बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी बाइक ही रिजर्व पे चलती है, इनकी बाइक में कभी पेट्रोल नहीं होता, हमेशा रिजर्व में ठासे रहते हैं। रिजर्व क्यों लगाते हो, फॉर इमरजेंसी, कि इतना पेट्रोल बचाए रखें कि पेट्रोल पंप तक हम पहुंच जाएं और उसमें डीजल डलवा लें, पेट्रोल है ना। तो रिजर्व का मतलब क्या हुआ, इमरजेंसी। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे एक शब्द और सिखाता हूं, एडिशनल। एडिशनल वर्ड आ रहा है, सही से वर्ड सुनो, एडिशनल वर्ड आ गया। इसका मतलब जो नॉर्मल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, एडिशनल ये भी। बेटा जो रोज होमवर्क देता हूं वो तो होमवर्क करना है, आज एडिशनल आपको ये भी करना है। एडिशनल मतलब नॉर्मल से एक्स्ट्रा। बोलो यार, बेटा इन शब्दों को सीख लो ना।
आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो यार ब्रीदिंग में क्या कठिन लगता है, कहेगा ये, और तुम कहोगे क्या कठिन है यार, 2 वर्ड सीख लो, एक एडिशनल सीख लो और एक रिजर्व सीख लो। अब बताओ कौन कौन इसमें किसके किसके नाम में रिजर्व है? IRV, ERV, बोलो। अरे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनके नाम में क्या आ रहा है? रिजर्व। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन की इमरजेंसी, बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा, कितने लोगों ने समुद्र देखा है आज तक? समुद्र अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? जिंदगी में देखो जरूर, समुद्र जरूर देखो। मुझे घूमने का बिल्कुल शौक नहीं था पहले, 1% नहीं था, मैं कहीं नहीं जाता था। मैं कहता था टीवी में देख लेंगे, नहीं भाई, सामने से देखने का जो आनंद है ना, वो अलग ही आनंद है। बार बार लहरें आती हैं और बार बार लहरें जाती हैं, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। बताता है कुछ भी जीवन में परमानेंट नहीं है। ये समुद्र की लहरें बताती नथिंग इज परमानेंट। चीज़ें आ रही हैं तो एक दिन वो चली भी जाएंगी। अफसोस मत करो क्योंकि वो दोबारा आएंगी, किसी और रूप में आएंगी, पर आएंगी ज़रूर। समझ पाए हमारी बात? कभी बड़ी लहर आती है, कभी छोटी लहर आती है। समुद्र में, समुद्र तो बेहद, समुद्र शांत कहाँ है? समुद्र में तो बेहद मतलब भयानक हलचल है भाई। समुद्र शांत कहाँ है? और समुद्र देखोगे ना खड़े होके, दूर दूर तक पानी देखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। आहा, क्या आनंद आता है। और लहर आती है। मैं समुद्र देखने की बात कर रहा हूँ, आप तट पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं। नहीं, तट पे नहीं फोकस करना है कि हम जानते हैं तुम लोग अगर गोवा चले जाओ तो तुम लोग कहोगे सर समुद्र भी था क्या? हम तो बीच में गए थे। मैं बीच समुद्री तो है, उधर जाता ही नहीं निगाह। मैंने लोगों को देखा, सब खाने पे फोकस करते हैं, खाना खाते हैं। तो समुद्र की लहरें, लहरों को अंग्रेजी में टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड, टाइडल वॉल्यूम। पकड़ ले बेटा, सांस का अंदर जाना और सांस का बाहर आना। जब आप नॉर्मल सांस अंदर लेते हैं या नॉर्मल सांस बाहर लेते हैं, मैंने और नहीं बोला है, एंड नहीं बोला है, मैंने या बोला है। या मतलब वाह कह रहे, या मतलब और, हाँ इंग्लिश वाला और, या मतलब इंग्लिश वाला और। समुद्र की लहरें जैसे बार बार अंदर अंदर नहीं, मतलब आती हैं और जाती हैं, वैसे ही नॉर्मल बार बार हवा अंदर आती है, टाइडल वॉल्यूम, बाहर जा रही है, टाइडल वॉल्यूम। टाइड मतलब लहर, लहर की तरह। यहाँ पानी की लहर है या सूसू की लहर है या हवा की लहर है, हवा की लहर। नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, इस कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। हम 500 ml लेते हैं, उसको भी टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। हम 500 ml छोड़ते हैं, उसको भी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो बेटा टाइडल वॉल्यूम कितने ml? 500 ml। 1 मिनट में सांस कितनी लेते हो? 12 से 16 बार। तो 1 मिनट का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो 12 गुणा 5, 16 गुणा 5, 6000 से 8000 ml। मुझे गलती से भी बहुत बड़ा कैलकुलेटर मत समझने की गलती कीजिएगा, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए वैल्यूज याद है कि मल्टीप्लाई करके इतना ही आना है। समझ गए हमारी बात को आप? अरे 12 पंचे 60, 6000 और 16 पंचे 80, 8000। अच्छा ये, ओ माय गॉड। चलो बेटा टाइडल वॉल्यूम लीजिए, नॉर्मल नॉर्मल आवाज के साथ। टाइडल वॉल्यूम छोड़िए, तुम लिखने पे फोकस कर रही हो, तुम टाइटल ले ही नहीं रही हो। आओ सभी लोग 2 हाथ इस पर रख लें ऐसे। सिखा तो दूंगा ये कन्फर्म, सिखा तो 200% कन्फर्म, सिखा तो दूंगा ये कन्फर्म। हमारी तरह चलो, टाइटल वॉल्यूम लो, टाइटल छोड़ो, फिर 500 ml लो, फिर 500 ml छोड़ो। लेना या छोड़ना दोनों टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम खींचो, अब रुक जाओ। क्या और खींचने की ताकत है? आपके इससे ज्यादा सांस खींचने की ताकत नहीं है? है या नहीं है? नॉर्मली लेकिन क्या खींचते हो? जब इमरजेंसी होगी तो रिजर्व वाला काम, रिजर्व वाला माल इस्तेमाल होगा। खींचो। टाइडल के बाद जितना आपने एडिशनल और खींचा
इन इमरजेंसी, खींचा मतलब इंस्पायरेटरी, रिजर्व मतलब बचाया गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज दिस मैन? बताओ। नॉर्मल सांस खींचो, और खींचो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नॉर्मल हो जाता। अच्छा बताओ, जब कुत्ता दौड़ाता तो हम ऐसे सांस लेते हैं? कुत्ता दौड़ाता तो हम ऐसे सांस लेते हैं? अगर हचक के खींचते हैं तो हचक के छोड़ते भी हैं, पक्का? हचक के। अच्छा नॉर्मल सांस लो। क्या लिया? बोल नहीं रहे हो तुम। क्या छोड़ा? और छोड़ सकते हो, और छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहते हो। नॉर्मल छोड़ने के बाद और छोड़ रहे हो मतलब इमरजेंसी। अरे मम्मी बता देंगे, मम्मी आई पढ़ाने हमारी। एक्सपायरेटरी पढ़ा आप रहे हो, जैसे हमने शब्द ही तो समझाया। शब्द पकड़ लो, काम खत्म। नॉर्मल सांस लेने के बाद जितना और खींच लें IRV, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितना और छोड़ दें ERV। कितने लोगों को क्लियर है? बस खत्म, कोई दिक्कत? पक्का? हमारी मम्मी इसको बहुत अच्छा पढ़ाती है। हमारी मम्मी से कहीं पढ़ लो ना मज़ा आ गया। मज़ा मतलब मज़ा आ गया, बहुत शानदार पढ़ाती थी कसम से। क्या बुलाएं? अच्छा बेटा 70 साल एज है, अब पढ़ाएंगे। सुनो, कॉन्सेप्ट उनके बहुत अच्छे क्लियर है। अब सुनना मेरी बात। एक दिन सोचे मम्मी से कंपटीशन कर लें क्या? कर लें क्या? हम जीतेंगे कि वो? हाँ लाजमी है वो जीतेंगे। माँ होती है, इमोशनल बातें मत कर मेरे से, साइंस की बातें होती। अरे माँ होती है। अबे कोई लड़ाई थोड़ी चल रही, जीत की बात कर रहे हो? वो जीतेंगे। अभी भी पढ़ती बहुत ज़्यादा है। चलो खींचो। तो मैथ का क्वेश्चन पूछे, फंसा देंगे। खींचो। टाइडल वॉल्यूम, IRV, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। टाइडल छोड़ो, टाइडल। अभी भी लंग्स में हवा बची है जो कभी नहीं निकलती है। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, जो लंग से कभी ना निकले। जो लंग से कभी ना निकले वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। पक्का? आप उसे कभी नहीं निकाल पाओगे। आई एम सॉरी। अब एक बात बताइए, आपने एक चीज नोटिस की थी? आप नॉर्मल सांस लेने के बाद जब और सांस ले रहे थे आप ज़्यादा भरे थे लंग्स, लेकिन जब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और छोड़ रहे थे तो उतनी नहीं छूटी थी। अरे यार, नॉर्मल सांस लेने के बाद जब आप और सांस खींच रहे थे तो ज़्यादा खींच ले रहे थे, लेकिन नॉर्मल छोड़ने के बाद जब और सांस छोड़ रहे थे तो उतनी नहीं निकली थी। याद आया? तो IRV ERV में IRV बढ़ा 2500 से 3000 ml। दोनों में एक वैल्यू मान के अगर न्यूमेरिकल करने को बोलता है तो आप 3000 लोगे, हायर वैल्यू। ठीक है? अब ERV और RV में आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आपको एक हाथ में मेरे 1100 रुपए है और एक हाथ में मेरे 1000 रुपए है। बहन क्या लेना चाहोगी? रक्षाबंधन का त्यौहार 1100, लड़के कहेंगे दोनों ला। तो आप अपने पास बचा के रखते हो 1100 से 1200, और जो बाहर निकाल देते हो, हटा देते हो, वो है 1000 से 1100 ml, 1000 to 1100, 1100 से 1200। अब तुम बोलोगे तो नहीं? बोलो यार। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहले इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर इज कॉल्ड एडिशनल। सर एडिशनल मतलब नॉर्मल के अलावा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पर्सन जो ताकत से फोर्सफुली खींचता है
वो क्या कहलाएगा? हाँ, इतनी सरलता से सीख गए। कुछ कठिन था? एनीथिंग कठिन? हाउ मच? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। पक्का? वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग में रहे, कभी ना निकल पाए, चाहे पूरी ताकत से, रेसिडुअल वॉल्यूम। आपको पता है, एक बार ये मेरी आंखों देखा सीन है। एक माँ थी, उसका बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा नाली में पड़ा हुआ था। ठीक है, जिला अस्पताल के जस्ट पीछे बच्चा नाली में पड़ा था, बच्चा मर गया था। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, उसका पोस्टमार्टम, भाई बिल्कुल नया बच्चा फ्रेश, तो उसका पोस्टमार्टम होना था। तो मैंने जब अपनी आँख से देखा, सुनना, तब मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं था। एक पानी की बाल्टी मंगाई गई, ये मैंने अपनी आँख से देखा है। ठीक है, ये पता करना था कि ये बच्चा मरा हुआ था या पैदा जिंदा हुआ था, इसको मार दिया गया। या तो बच्चा मरा हुआ था, मरा हुआ था तो कोई बात नहीं, मरा ही पैदा हुआ। लेकिन अगर वो बच्चा जिंदा था और किसी ने मारा है उसको, वास्तविकता ये क्या थी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। उसका लंग्स काटा गया, लंग्स काट के पानी में डाल दिए गए, लंग्स पानी में तैर रहे थे। वो समझ गए बच्चा जब पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद इसको मारा गया है। अगर एक डॉक्टर अपनी औकात पे आ जाए ना बेटा, अगर एक डॉक्टर अपनी औकात पे आ जाए ना, तो डेड बॉडी से हर एक चीज़ कबुलवा लेगा। डेड बॉडी से हर एक चीज़ वो कबुलवा लेगा। अगर डॉक्टर सीरियस पोस्टमार्टम कर दे, सीरियस, तो बेटा सब पता चल जाएगा, कैसे मरा, कब मरा, कितने बजे मरा, क्या हुआ, सब कुछ। तो बताइए पता कैसे चला? पूछो कैसे? जब बच्चा मम्मी के अंदर रहता है तो बच्चा उस समय प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन लेता है। बाहर से थोड़ी एयर ले रहा है, वो किससे ले रहा है? प्लेसेंटा से। उस समय लंग्स उसके एकदम सिकुड़े होते हैं, एकदम सिकुड़े, उसमें हवा होती ही नहीं। जब बच्चा पहली बार बाहर आता है तो पहले बच्चे की नाक साफ की जाती है, मुंह साफ किया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा सांस खींचे। उसके बाद क्लिप लगा के अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं। पहले काट दोगे तो बच्चा ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। पहले क्लिप से, उससे ड्रॉपर से, ठीक है, नाक वाक सब साफ की जाती है, मुंह सब साफ किया जाता है। उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है। और जब बच्चा पहली बार सांस खींचेगा तो बाहर आके खींचेगा। ठीक, कभी नोटिस करो, बच्चा जब पहली बार सांस लेता है तो ऐसे लेता है, क्योंकि उसे लंग्स खोलने होते हैं। नहीं समझे? और एक बार लंग्स खुल गया तो ये कभी नहीं निकलेगा, और ये नहीं निकलेगा तो लंग्स पानी में तैरेंगे। और अगर बच्चा अंदर ही मरा था तो लंग्स सिकुड़े होंगे और पानी में डूब जाएंगे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कि बच्चा पैदा होने से पहले मरा कि पैदा होने के बाद। क्या एकदम क्लियर है? बोलते नहीं हो यार, समझ गए? कहानी समझ गए? बोलो यार। अच्छा, आपने पोस्टमार्टम देखा है कभी? वीडियो देखा वाला? समझ में आ गया था पूरा? कितने लोगों ने नहीं देखा पोस्टमार्टम? क्यों नहीं देखा भाई? जिनके में चले ना वो 18+ एज दिखा के देख ले यार, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, और बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर मैं कभी अपने जीवन में पोस्टमार्टम ना किया होता, ना देखा होता ना, तो मैं 100% बता रहा हूँ, मैं बायो तो कभी ना पढ़ाता। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी मैथ्स होती, सेकंड मेरी फिजिक्स होती। बायो मुझे इतनी प्यारी लग गई उसके बाद, कभी क्या गजब, मतलब कुदरत ने क्या बनाया इंसान को। अंदर से तो देखा ही नहीं तुमने भी खूबसूरती, एक बॉडी को अंदर से देखी, क्या खूबसूरती है उसमें, नेचर की कलाकारी देखी, क्या गजब की उसने मैथ लगाई है हमारी बॉडी के अंदर। समझ रहा हूँ मेरी बात? बोलो भैया। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा वॉल्यूम है इन चारों में जिसे डॉक्टर नहीं नाप सकता? हाँ, अरे वो तो अंदर है, डॉक्टर अंदर जाके थोड़ी बल्टी लेकर हवा बाहर निकालेगा। आरवी जो है कभी नापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं नापा जा सकता? क्योंकि आरवी हमेशा कहाँ रहता है? अंदर। पक्का? अब कहोगे फिर नापे कैसे? अरे मुर्दे का नाप लिया भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? बोलो भैया। अब इधर देखो, आरवी आप कभी नहीं नाप सकते।
मैंने एक लाइन बोली थी, इन वॉल्यूम को जोड़ते जाइए, कैपेसिटी बनाते जाइए। पक्का? वॉल्यूम जोड़ते जाइए, बोलो बहन, बोलो भैया, वॉल्यूम जोड़ते जाइए, कैपेसिटी बनाते जाइए। पक्का? सर जिन जिन में रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, जिन जिन कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, उसको आप नहीं नाप सकते। उसको आप अरे यार, स्पायरोमीटर मैंने क्या कहा था? उसने कहा ताकत से हवा छोड़ो। आरवी तो छोड़ ही नहीं सकते हो, तो जिनमें आरवी होगा, क्या उन कैपेसिटी को आप नाप पाओगे? नहीं। ओवर एंड आउट, खत्म। टाइटल लो। आवाज कहां है? IRV लो, टाइटल छोड़ो, ERV छोड़ो। क्लियर? जो कभी ना निकले। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।